चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। देखो, इस चैप्टर में हमने समझा था ना कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस के कुछ डिसीजन लेने के लिए अलग अलग तरह के रेशियोज फाइंड करती है। मतलब कोई भी दो कॉन्सेप्ट, कोई भी दो चीज़ों की कंपैरिजन करती है कि जिससे जो है वो पर्टिकुलर एनालिसिस करके वो आगे के डिसीजन ले सके। ऐसे रेशियोज वो फाइंड करती है ना, जिनमें से मैंने बताया था कि हमारे इस चैप्टर में जो है वो कुछ 12-13 रेशियोज हैं जिनके कॉन्सेप्ट जो पॉइंट्स हमें समझने हैं। जिनमें से 3 रेशियो हमने कल के वीडियोस में देखे थे। स्टार्टिंग में हमने 3 रेशियोज देखे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वो भी हमने समझा था ना। अब आज उसके आगे का हमें कॉन्सेप्ट समझना है, एक नया रेशियो हमें समझना है जो रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। कल हमने समझा था ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट मतलब कहलाता है ना कच्चा नफा, बराबर, कच्चा नफा, अभी एक्सपेंसेस वगैरह उसमें कट ना किए हुए हो, ऐसा प्रॉफिट, वो ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। आज हमें ढूंढना है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट मतलब एकदम पक्का जो है वो नफा कहते हैं वो, कि सेल के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना है वो ये रेशियो बताता है कि भाई हम जितनी सेल कर रहे हैं उसमें से फाइनल एकदम कंफर्म प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सब एक्सपेंसेस सब चीजें हटाने के बाद कंफर्म प्रॉफिट कितने परसेंटेज का मिल रहा है, वो ये नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है। और इसकी फॉर्मूला सिंपल आती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। जिसमें से देखो, अगर नेट सेल फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला हमने कल भी बताई थी। नेट सेल का मतलब होता है सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल में से सेल रिटर्न हटा दो तो बाकी का नेट सेल कहलाता है ना। और ये जो है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मिलेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। जो हम कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो कंपनी के फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं ना, याद है ना, चैप्टर 3-4 में हमने किया था। कंपनी के फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। उस स्टेटमेंट में हम लोग 7 स्टेप्स लिखते हैं। भूल मत जाना बेटा आगे के चैप्टर्स, वो 7 स्टेप्स लिखे जाते हैं। उन 7 स्टेप्स में आखिरी जो 7th वाला स्टेप होता है वो होता है ना हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, होता है कि नहीं, वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर लिखना है। इसका मतलब अगर हमें नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है ना तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वो 7 स्टेप्स याद है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो 7th नंबर वाला आंसर वो यहाँ पे लिखना है। समझ आ रही है बात? तो ये अगर फाइंड करना हो तो पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इनके रिलेटेड सम देखे ना, हमारे फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। कल 6 तक हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन 7 में ऐसा दिया हुआ है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन 5 एंड 6। ये जो 5 और 6 ऊपर वाले कल हमने सम किया ना, इन्फॉर्मेशन वही है, लेकिन उन दोनों में अब हमें नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है। मतलब वही 5 और 6 क्वेश्चन हमें रिपीट करने हैं आज, फिर से वही दोनों रिपीट करने हैं और उसमें हमें फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। करेंगे ना वैसे 5। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है। कल ग्रोस प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो उसमें ढूंढा था, पर वो नहीं, अब नेट प्रॉफिट रेशियो उसमें ढूंढना है। तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना हमें, ठीक है ना। पहले वो हम लोग तैयार करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो उसके लिए जैसे फॉर्मेट आता है, सबसे पहले यहाँ पर नंबर, पर्टिकुलर, देन यहाँ पे नोट नंबर और आखिरी में अमाउंट, बराबर। ये पहले जो है वो पूरा फॉर्मेट तैयार होगा और इनमें जो है वो एक एक करके हम लोग 7 स्टेप्स लिखेंगे। आपको सब इन्फॉर्मेशन तो दी गई है, क्वेश्चन 5 में सभी इन्फॉर्मेशन है, तो उनके हिसाब से हम लोग पहले 7 स्टेप्स लिख देना, बराबर ना। जैसे सबसे पहला स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है, वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब हम लोग सेल्स कहते हैं उसे, सेल्स कहते हैं ना। तो आपको सेल की अमाउंट है उसमें क्वेश्चन 5 में, तो सेल की अमाउंट है ना 6 लाख रुपीज, वो डायरेक्टली दी गई है, तो वो 6 लाख, बराबर। फिर नंबर 2,
नंबर 2 में लिखते हैं हम लोग अदर इनकम्स, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। तो अदर इनकम में ये जो क्वेश्चन 5 में सब इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई इनकम की इन्फॉर्मेशन है जिससे इनकम होती है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन 5 में? तो हाँ है, देखो दिया हुआ है इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 45,000 के, है ना, वो इनकम की इन्फॉर्मेशन है ना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के, तो वो अदर इनकम में लिखा जाएगा 45,000। अब भले यहाँ पे लिखो अदर इनकम में इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वो 45,000 की। फिर नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3 करते हैं टोटल रेवेन्यू। इसमें लिखा जाता है टोटल रेवेन्यू, जहां टोटल रेवेन्यू में ये फर्स्ट और सेकंड का प्लस सेल और अदर रेवेन्यू, तो 6,45,000 टोटल रेवेन्यू आ गया, बराबर ना। इस रेवेन्यू के बाद फिर नंबर 4 हम लोग लिखते हैं जिसमें आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस में सबके नाम लिखते जाते हैं ना, जैसे इसमें जो जो एक्सपेंस है वो सब लिखेंगे, सभी तरह के एक्सपेंस। जैसे सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, वो भी लिखा जाएगा। इसमें तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब लिखते हैं कि एक्सपेंसेस में सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस, वो कितने दिए हुए हैं 35,000, तो वो 35,000 के एक्सपेंसेस पहले अंदर ही लिखेंगे ना, फिर टोटल एक्सपेंस बाहर। इसके बाद दूसरा एक्सपेंस है डेप्रिशिएशन 48,000 का, तो वो भी लिखें डेप्रिशिएशन 48,000, वो लिखा जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 75, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 75,000, वो भी यहाँ पर आएगा। इनके बाद सेल्स, वो एक्सपेंस में नहीं। टैक्स रेट, तो वो यहाँ पे नहीं, वो तो आखिरी में लगता है ना प्रोविजन फॉर टैक्स में, ये यहाँ पे नहीं। इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड लिख दिया था। सेल्स एक्सपेंस 52, वो लिखेंगे, सेल्स एक्सपेंसेस वो आएगा 52,000 का, वो लिखा जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा जाएगा 3,25,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,25,000, और फाइनेंशियल एक्सपेंस 85,000, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वो 85,000 के लिखेंगे। और इन सब का टोटल बाहर ना, वो टोटल एक्सपेंसेस ना, नंबर 4 में सब एक्सपेंसेस जो इनका टोटल आएगा यहाँ पर 10, 20, 30 मीन्स 30, यहाँ पर भी 0, ऊपर 3, 6, 10, 17, 22 और 32, ऊपर 3 और 3 6,20,000, ये टोटल एक्सपेंसेस। नंबर 4 में टोटल एक्सपेंसेस 6,20,000। फिर जो है वो नंबर 5, तो नंबर 5 हम लोग लिखते हैं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लिखा जाता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस, 645 में से 620 माइनस, तो बचेगा 25,000, 25,000 बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 6 उसमें लिखा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, जहां प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको दिया हुआ है, देखो टैक्स रेट कितना है 30% का है ना, उसमें 30%, मतलब जो 25,000 मिला उसके 30%, 25 3 75, 7,500 का आएगा, बराबर। प्रोविजन फॉर टैक्स 7,500, एंड आखिरी में मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमें चाहिए फॉर्मूला के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट में से ये टैक्स माइनस, 25 में से 7 माइनस, तो कितना 17,500 बचेगा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर ना 17,500। और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, उसे हमें फॉर्मूला में लिखना है। जो हमें नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है वो ये ढूंढना है ना, इसकी वैल्यू वहां पर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखें अब ये फॉर्मूला में नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मिला हमें 17,500 डिवाइड बाय नेट सेल, तो नेट सेल मिलेगा हमें 6 लाख का, जो ऊपर आपने लिखा ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में लिखा 6 लाख, वही नेट सेल, और मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट, एक और 0 कट, 60 डिवाइड बाय, तो 62 जा पॉइंट 0.9 एंड 0.2 और चलता रहेगा 6, 2.92%। नेट प्रॉफिट कितना मिल जाएगा हमें 2.92,
तो देखो जितनी सेल कर रहे हैं ना उसके कंपैरिजन में खाली 2.92% नेट प्रॉफिट है। तो अगर इतना प्रॉफिट है फाइनल प्रॉफिट, तो उसके हिसाब से फिर बिजनेस में डिसीजन लिए जाते हैं ना। समझ आ रही है ना बात है? तो नेट प्रॉफिट रेशियो ये मिला ना 2.92। समझ आ रहा है कैसे फाइंड करना है? अब क्वेश्चन 7 में दिया हुआ था कि 5 और 6 दोनों का नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढो, तो क्वेश्चन 5 की इंफॉर्मेशन से ये फाइंड किया ना, अब यही फिर से फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 की इंफॉर्मेशन से। उसमें भी हमें जो है वो यही फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो फिर से। तो क्वेश्चन 6 के हिसाब से भी एक बार हम लोग काउंट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी जो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना है, तो उसके लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर भी वो सातों स्टेप्स हम लोग लिखेंगे, एक एक करके इनमें भी स्टेप्स लिखते जाएं। जैसे कि नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेम ही रहेंगे ना वो सब स्टेप्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसे हम लोग सेल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए टोटल सेल कितनी है? सेल दी गई है 39 लाख की, तो वो सेल की अमाउंट 39 लाख। नंबर 2, तो नंबर 2 में लिखते हैं हम लोग अदर इनकम्स। अदर इनकम्स लिखी जाए तो क्वेश्चन 6 में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई इनकम की है इन्फॉर्मेशन? तो हाँ, उसमें एक इन्फॉर्मेशन है डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ ना, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख के, तो वो आएगा ना यहाँ पर, वो अदर इनकम में आएगा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अदर इनकम, अदर इनकम के बाद नंबर 3 में हम लोग क्या लिखते हैं? वो आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, जहां टोटल रेवेन्यू में इन दोनों का प्लस 39 और 1 40 लाख आ जाएगा, ये टोटल रेवेन्यू बराबर। नंबर 4, तो नंबर 4 में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो जो जो एक्सपेंसेस इसमें है वो सब लिखते जाएंगे ना, सब तरह के एक्सपेंसेस। जैसे कि सबसे पहले सेल्स, वो नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम 25 लाख, वो आएगा, वो एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम 25 लाख। दूसरा कौन सा आता है? सेल्स एक्सपेंस 75,000, वो भी आएगा। सेल्स एक्सपेंस 75,000 का, वो भी रहेगा इसमें। इसके बाद लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 40,000, वो भी आएगा ना। इसमें तो सभी एक्सपेंस, सभी लॉस लिखते हैं ना, कि लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। तो लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट कितना था? 40,000, वो भी रहेगा उसमें। उनके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 50,000, ये भी रहेगा कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 50,000, वो भी एक्सपेंसेस में आएगा ये। इनके बाद वेजेस 2 लाख के वेजेस रहेंगे यहाँ पर, वेजेस 2 लाख, 2 लाख के वेजेस। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,75,000, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,75,000। इनके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, वो भी देना पड़ेगा हमें। एक्सपेंसेस में सभी आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जब तक मेंशन नहीं है मतलब एक्सपेंसेस ही है। हमने लोन ली होगी, उसका इंटरेस्ट हमें देना है, तब तक वो एक्सपेंस ना। अगर मेंशन होता कि हाँ भाई ये इंटरेस्ट मिला है हमें, तो हम इनकम में लिखते हैं उसे, अदर इनकम में। लेकिन कुछ मेंशन नहीं है तो तब तक लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ता है हमें, एक्सपेंस में ही लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, वो एक्सपेंस। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो इनकम में लिख दिया था। और टैक्स रेट 30%, टैक्स तो चलो आखिरी में गिनेंगे। तो ये सब एक्सपेंसेस हुए ना, इन एक्सपेंसेस का जो है वो प्लस किया जाए। तो इनका अगर हम लोग प्लस करें ना, 75 150, 2 लाख, 2 लाख और ये 3 लाख, 3 लाख यहाँ 25 एंड 3 28 एंड 3 लाख 31 लाख आएगा। 31 लाख के एक्सपेंसेस हुए यहाँ पर, बराबर ना, इन सब का टोटल 31 लाख। अब ये एक्सपेंसेस, फिर नंबर 5, तो नंबर 5 में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस, 40 में से 31 माइनस, तो 9 लाख बचेंगे। 9 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर नंबर 6 आता है उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर
टैक्स के जिसमें टैक्स देना है हमें कितने परसेंटेज का 30% दिया ना 30% का टैक्स तो 9 लाख के 30% 9 3 27 2,70,000 का टैक्स 2,70,000 का टैक्स एंड फाइनली नंबर 7 जो हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए कि जिसमें से टोटल प्रॉफिट में से ये टैक्स माइनस इसमें से 270 माइनस तो 6,30,000 6,30,000 ये जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा जो हमें यहाँ फॉर्मूला के लिए चाहिए बराबर ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इनके हिसाब से हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढे इसमें भी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया 6,30,000 अपॉन नेट सेल तो नेट सेल 39 लाख मल्टीप्लाई 100 तो 630 एंड 39 लाख मल्टीप्लाई 100 सभी अगर कट कर दें तो आंसर मिलेगा कुछ 16.15 इनमें डायरेक्ट आंसर 16.15% बराबर ये नेट प्रॉफिट मिला ना मतलब इसमें सेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना है 16% का प्रॉफिट है तो हाँ भाई ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें सेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट खाली 2% का था तो पता चल रहा था ना कंपनी कैसे प्रॉफिट कमा रही है और इसमें कितना है डिफरेंस है ना ये समझ आ रही है बात। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया ना उसमें हमने फाइंड किया कौन सा नेट प्रॉफिट रेशियो। अब जैसे ये फाइंड किया वैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लें कि उसमें कौन सा रेशियो हमें फाइंड करना है। तो जैसे 8th वाला क्वेश्चन है ना कि उसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अब ये दो और नए रेशियो हमें समझने और फाइंड करने हैं करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले करंट रेशियो क्या कहलाता है उसकी फॉर्मूला से ही पता चलता है कि उसकी फॉर्मूला आती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ये फॉर्मूला इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं है हाँ बराबर ना इसका रेशियो जब आंसर भी आएगा तो परसेंटेज में नहीं लिखना है इसकी फॉर्मूला में 100 नहीं आएगा बराबर ना। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज तो सीधी सी बात है करंट रेशियो मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का रेशियो कि लायबिलिटीज के कंपैरिजन में एसेट्स कितनी है या एसेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटीज कितनी है उनकी कंपैरिजन करनी हो तो वो करंट रेशियो आता है। और लिक्विड रेशियो तो लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ये कहलाती है। तो ये भी समझेंगे ये कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं समझाऊंगा पहले एक फाइंड कर लेना एक एक करके फाइंड करें एक एक करके समझे। जैसे चलो करंट रेशियो अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन 8 में है ना उसमें से सबसे पहले आपको करंट एसेट्स ढूंढनी है कौन कौन सी करंट एसेट्स है। अब ये हमने चैप्टर 3-4 में भी क्लासिफिकेशन किया और हमेशा से अकाउंट में करते आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी करंट और नॉन करंट एसेट्स है वो पता चलता है ना हमें ये क्लासिफिकेशन तो ध्यान है ना और इसमें से करंट एसेट्स हमें खाली फाइंड करनी है। तो जो जो करंट एसेट्स हो ना वो सबके नाम लिखकर पहले उनका टोटल करना है करंट एसेट्स फिर करंट लायबिलिटीज फाइंड करनी है जो जो लायबिलिटीज हैं करंट लायबिलिटीज उन सब का टोटल इसमें करना है बराबर। तो देखो फाइंड ऐसे करेंगे सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे करंट एसेट्स तो जो जो नाम दिए हुए हैं ना उन सब में देखते जाओ कौन कौन से एसेट्स हैं तो वो सब यहाँ नाम लिखते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन 8 में स्टॉक आता है करंट एसेट्स में हाँ आता है पहले नाम लिख दो फिर उन सब की अमाउंट लिखेंगे स्टॉक प्लस उसमें डेप्टर्स आते हैं वो भी आते हैं डेप्टर करंट एसेट ही कहलाता है तो डेप्टर्स। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल कैश तो कहलाता ही है करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश जैसी ही दूसरी चीजें जैसे कैश के रिप्लेसमेंट में या उसके अल्टरनेटिव में फाइंड या यूज कर सकते हैं बराबर कैश जैसी चीजें तो वो भी करंट एसेट्स में आती है। फर्नीचर तो नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट में आता है वो इसमें नहीं आएगा। बिल्स पेएबल नहीं वो लायबिलिटी है हमारी। शॉर्ट टर्म लोन भी लायबिलिटी में आता है। बिल रिसीवेबल ये आएगा बिल रिसीवेबल आता है इसमें BR लिख रहा हूँ बराबर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरे नाम लिखना है उसमें बिल रिसीवेबल। फिर बेड डेब रिजर्व बिल्कुल भी नहीं हाँ बेड डेब रिजर्व एक ये बात जो है वो भूलनी नहीं है मेरे भी बताना भूल गया पर ये ध्यान रखना जब भी आप करंट एसेट्स फाइंड करो ना और करंट एसेट्स में अगर कहीं पर डेप्टर लिख रहे हो तो डेप्टर को अकेला नहीं लिखा जाता ये इनमें रूल आता है करंट एसेट फाइंड करने के लिए
डेप्टर अकेला कभी भी नहीं लिखते। डेप्टर के साथ अगर बेड डेब रिजर्व है तो बिना कहे डेप्टर में से बेड डेब रिजर्व माइनस करके लिखते हैं। सिर्फ डेप्टर में ही ये होगा और कोई रिजर्व ऐसे माइनस नहीं होती, बरोबर ना। डेप्टर अकेला नहीं, उसके साथ अगर बेड डेब रिजर्व है तो उसकी अमाउंट हटाकर फिर नेट डेप्टर्स, कंप्लीट डेप्टर्स लिखे जाते हैं। मतलब मैंने जो यहाँ खाली डेप्टर्स लिखे ना, एक्चुअली यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए डेप्टर्स माइनस बेड डेब रिजर्व, ये ध्यान रखना, बरोबर ना। खाली डेप्टर्स नहीं, मैंने भी लिख दिया, पर डेप्टर माइनस बेड डेब रिजर्व होगा, ठीक है। अगर रिजर्व है तो, नहीं है तो खाली डेप्टर्स लिखेंगे उसमें, बरोबर ना। तो चलो ये बेड डेब रिजर्व वो हो गया। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस वो एसेट कहलाता है, करंट एसेट, हाँ कहलाता है। एक्सपेंस एडवांस में दिए गए हो कोई खर्चा तो वो करंट एसेट्स है। हाँ, एक्सपेंस देना बाकी हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो लायबिलिटी होती है, लेकिन एडवांस में खर्चा दे दिया है तो वो तो एसेट ना हमारी, तो वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्सपेंस पेड इन एडवांस, बराबर है। ये भी आएगा इसमें करंट एसेट्स में। और कुछ फिर क्रेडिटर वो नहीं, वो तो लायबिलिटीज में आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटीज में, ठीक है। तो करंट एसेट्स में ये सब नाम आएंगे ना, इन सब का जो है वो हम लोग टोटल करें तो जैसे इनका टोटल पहले स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख का, 3 लाख प्लस डेप्टर्स, और डेप्टर्स अकेले नहीं भाई, डेप्टर्स 2,50,000 और उसमें से बेड डेब रिजर्व माइनस 20,000, 2,50,000 माइनस 20,000। भले आपको डायरेक्ट लिखना हो तो 2,30,000 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मेंशन करो तो भी ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो वो है 1,20,000 के, 1,20,000। बिल रिसीवेबल 75,000, 75,000 प्लस एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो है 60,000, 60,000। जो सबका हम लोग टोटल करें, जो इनका टोटल आएगा 3 लाख एंड 2,30,000, तो 3 और 2 5,30,000 प्लस 120 मतलब 6,50,000 और प्लस ये 135, 6 और 7 785, 7,85,000। इनका टोटल 7,85,000, बराबर। ये करंट एसेट्स मिली जो हम लोग वहां फॉर्मूला में लिखेंगे, बराबर ना। उसके साथ फिर करंट लायबिलिटीज भी फाइंड करनी है, तो करंट लायबिलिटीज फाइंड करने के लिए भी वही कि जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है वो सब लिखे ना। जैसे इनमें से करंट लायबिलिटी पहले में थे बिल्स पेएबल, वो हमने लिखा था ना, पहले देखा हमने बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल वो करंट लायबिलिटी। दूसरा शॉर्ट टर्म लोन, हाँ शॉर्ट टर्म दी गई है तो करंट में आएगा, अगर खाली लोन दी गई होती तो नॉन करंट में गिनते हम लोग, तो शॉर्ट टर्म लोन वो इसमें आएगा। दूसरी चीज रिसीवेबल नहीं, बेड डेब रिजर्व नहीं, एक्सपेंस पेड इन एडवांस नहीं, हाँ क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो दोनों आएंगे, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो सब करंट लायबिलिटीज में। तो इनका भी प्लस करें ना, जैसे बिल्स पेएबल वो दिए हुए हैं 60,000 बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन वो 40,000 की है, 40,000 प्लस क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर हैं 2 लाख के, 2 लाख और प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो 50,000, बराबर। ये सब दिया हुआ है ना, इनका प्लस 6 ऑफ 10 लाख, 3 लाख और 50,000, 3,50,000, हाँ 1 और 2 3,50,000। ये करंट लायबिलिटीज दोनों मिल गए ना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो उसे फिर फॉर्मूला में रख दें, करंट रेशियो हमें ढूंढना है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स 7,85,000 एंड करंट लायबिलिटीज 3,50,000। अब आंसर कैसे लिखा जाता है इनका, इसमें तो मल्टीप्लाई 100 है नहीं, मल्टीप्लाई 100 नहीं है तो परसेंटेज में तो आएगा नहीं, अगर वो नहीं है तो रेशियो में लिखा जाता है, डॉट करके लिखता है ना रेशियो में, कल बताया था। तो और वो भी कैसे, कट नहीं करेंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे, 7,85,000 डिवाइड 3,50,000, जो इनका डिवाइड करो कुछ आंसर आपका 2.24 आएगा, तो 2.24 रेशियो 1 ऐसे लिख देते हैं। सिर्फ 2.24 नहीं भाई, यहाँ पर 2.24 रेशियो 1, इसका मतलब कहलाता है कि जहां लायबिलिटी 1 है ना
तो उसके कंपैरिजन में एसेट्स 2.24 है, जितनी लायबिलिटी है उसके कंपैरिजन में एसेट्स 2.24 इतने गुना ज्यादा है। समझ आ रही है बात? तो मतलब हाँ, लायबिलिटीज के कंपैरिजन में एसेट्स ज्यादा है अगर, तो वो बरोबर कंपनी है ना हमारी, बरोबर ना। अगर सपोज यहाँ एसेट कम होती, नीचे लायबिलिटी है तो वो 1 और ये एसेट, अगर एसेट कम होती तो हम कहते कि यार उसका कर्जा ज्यादा है, लायबिलिटीज ज्यादा है। समझ आ रही है ना बात? तो ये हमें मिलता है ना करंट रेशियो एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब इसके साथ हमें दूसरा क्या फाइंड करना था, वो था लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो ये फाइंड करना था, तो उसके लिए फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो इनमें करंट लायबिलिटीज तो हमने ढूंढना सीख लिया, ये समझ भी गए करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स क्या कहलाती है? तो लिक्विड एसेट्स कहते हैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ये याद रखना बेटा, लिक्विड एसेट्स मतलब सभी करंट एसेट्स लिखते हैं लेकिन स्टॉक और एक्सपेंस पेड इन एडवांस ये दो चीजें हटाकर, स्टॉक रिलेटेड कुछ भी चीजें हो और एक्सपेंस अगर हो, कोई भी एक्सपेंस पेड इन एडवांस हो, तो उन्हें हटाकर बाकी सब लिक्विड। लिक्विड मतलब वो कहलाता है जिसे एकदम इजीली अभी के अभी जो है वो बेचकर हम लोग क्लियर कर सकते हो, कैश में जो है वो उसे कन्वर्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट, तो वो एकदम लिक्विड रेशियो सॉरी लिक्विड एसेट कहलाता है। तो इसलिए लिक्विड एसेट्स में स्टॉक नहीं लिखते और दूसरा एक्सपेंस पेड इन एडवांस नहीं लिखते, बाकी सब लिक्विड एसेट्स में आता है। तो इनमें भी अगर लिक्विड एसेट फाइंड करना हो तो हम लोग पहले लिक्विड एसेट्स के लिए यही सब नाम लिखेंगे, बस ये स्टॉक नहीं लिखेंगे और एक्सपेंस पेड इन एडवांस नहीं लिखेंगे, बाकी सब चीजें वही, मतलब डेप्टर भी वही लिखना होगा, डेप्टर्स अकेले नहीं है, डेप्टर्स माइनस बैड डेब रिजर्व प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और प्लस बिल रिसीवेबल, वो भी वही, ठीक है ना। स्टॉक और एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो दो चीजें नहीं, बाकी की सब चीजें। तो इनमें डेप्टर्स एंड बैड डेब रिजर्व, तो उनका माइनस हमने किया था ना 2,30,000, डायरेक्ट लिखना हो तो भी ठीक, माइनस करके बताओ इसकी तरह तो भी ठीक। कैश और कैश इक्विवेलेंट 1,20,000 और बिल रिसीवेबल 75,000, तो कितना प्लस आ जाएगा, 2 और 1 3, 3,50,000 और 75 तो 4,25,000, कितना आ जाएगा 4,25,000, ये लिक्विड एसेट्स। और ये जो लिक्विड एसेट्स मिल गए साथ में करंट लायबिलिटीज, वो तो हमने ढूंढ ही ली थी 3,50,000 की, तो अब सीधी फॉर्मूला लिख लेना हम लोग, लिक्विड रेशियो पता चल जाएगा ना, बराबर ना। तो जहां लिक्विड एसेट्स 4,25,000 और करंट लायबिलिटीज, जो करंट लायबिलिटीज हमें मिली 3,50,000 की, करंट लायबिलिटीज 3,50,000 और इनका भी जो है वो डिवाइड करें फिर। समझ आ रही है ना बात है कि हमें सीधे ही जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के लिए पहले सब मटेरियल ढूंढ लिया करो और उसके बाद जो जो मिल जाए उसकी अमाउंट खाली हमें फॉर्मूला में ही रखनी है ना। जैसे यहाँ हमने फॉर्मूला में रख दिया भाई ये 4,25,000 लिक्विड एसेट्स और ये 3,50,000, जो दोनों का डिवाइड करो तो दोनों का डिवाइड आएगा 1.21, तो लिखते हैं 1.21 रेशियो 1, बराबर ना। इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं है तो परसेंटेज में नहीं, रेशियो में लिखेंगे, बराबर ना। 1.21 रेशियो 1 मतलब लायबिलिटीज के कंपैरिजन में लिक्विड एसेट्स 1.21 टाइम्स ज्यादा है, इतने गुना लिक्विड एसेट्स है, ये हमें पता चलता है ना। ध्यान आ रहा है? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैसे ढूंढना है पता चल रहा है ना, फॉर्मूलाज ध्यान रहेगी ना और मेथड भी। तो आज जैसे हमने ये नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट लिक्विड रेशियो ये फाइंड करना सीखा ना, इसे अच्छी तरह से याद रखना, फिर जो आगे के रेशियोस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।